ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। महान फिल्मकार और अदाकार गुरुदत्त ने खुदकुशी क्यों की, यह अब तक एक राज बना हुआ है। कहा जाता है कि वो किसी की मोहब्बत में निराश और किसी की बेवफाई और बेरुखी से बड़े दुखी थे। आज हम इस वीडियो में उसी राज से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे कि उनकी खुदकुशी के आखिरी लम्हात में ऐसा क्या हुआ था, क्या हुई वजह अपनी जान गंवाने की, किसका कॉल आया था और कॉल करने वाले ने ऐसा क्या कहा कि वो बर्दाश्त नहीं कर सके और उन्होंने भगवान की दी हुई सबसे बड़ी नेमत को खुद अपने ही हाथों से ठुकरा दिया। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और ना ही उस बेल आइकॉन को क्लिक करना, क्योंकि बेल आइकॉन को क्लिक करते ही हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल, टैबलेट या लैपटॉप पर चली जाएगी। मैं जावेद नसीम आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं अपनी बहुत सारी मोहब्बतों और एक कहानी के साथ, और लिए चलता हूं आपको उस वक्त जब वक्त थम सा गया था। यह बात है 9 अक्टूबर 1964 की। उस दिन गुरुदत्त शाम से घर पे ही थे और पीडर रोड पे वाकई अपने बंगले ओक रॉयल में बैठे शराब पिए जा रहे थे, बुझे बुझे, परेशान, उलझन में डूबे। और फिर उसी रात वो आपे से बाहर हो गए जब गीता दत्त जी का कॉल आया। गुरुदत्त के दोस्तों में उनके खास दोस्त अबरार अलवी थे, जो एक कहानीकार भी थे। उनसे ही गुरुदत्त की आखिरी मुलाकात हुई और उस दिन उन्होंने अबरार साहब से कहा कि अब वो फिल्में छोड़ देना चाहते हैं और फिल्मों से खुद को रिटायर कर लेना चाहते हैं। जब अबरार अलवी साहब ने उनका इरादा सुना तो भौंचक्के के रह गए। बोले, ऐसा क्या हुआ है कि सिर्फ 39 साल की उम्र में आप रिटायर होना चाहते हैं? आपने ऐसा कैसे सोच लिया? क्या कोई आदमी अपने उरूज के वक्त महज 39 साल की उम्र में भी रिटायर हो सकता है? पर गुरुदत्त तो फैसला कर चुके थे। उसी रात यानी 9 अक्टूबर को गुरुदत्त के पास गीता दत्त का फोन आया और न जाने दोनों में क्या बात हुई कि गुरुदत्त अपने आपे से बाहर हो गए और बुरी तरह भड़क उठे। कोई तो बात रही होगी, और बात भी कुछ ऐसी जो उन्हें अरसा से चुभ रही थी। अबरार अलवी अपनी किताब 10 Years with गुरुदत्त में लिखते हैं कि उस दिन उनका मूड कुछ ज्यादा ही बिगड़ गया था। उनका गीता दत्त जी के साथ झगड़ा हुआ था। गीता दत्त ने अपनी बेटी को गुरुदत्त यानी बच्ची के बाप से मिलने के लिए मना कर दिया था, और जब गुरुदत्त अपनी बेटी के साथ कुछ वक्त बिताना चाहते थे, ऐसे में गीता दत्त का इनकार उन्हें बहुत खल गया। फोन पे बात करते हुए उनका गुस्सा बढ़ता जा रहा था और आखिरकार उन्होंने गीता दत्त को अल्टीमेटम दे दिया, बच्ची को भेजो नहीं तो तुम मुझे मरा देखोगी। यह बात उस वक्त की है जब गीता दत्त गुरुदत्त के साथ नहीं रह रही थी। हालांकि आर पार के बनने के समय से वो उनके साथ थी। उनकी मोहब्बत की दास्तान भी बड़ी रोमांटिक थी। हालांकि एक एक्टर और एक सिंगर के दरमियान इश्क का पनपना कम ही देखा गया है। कुछ लोगों का तो यह भी ख्याल था कि गुरुदत्त अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए गीता दत्त से शादी करना चाहते थे। गीता दत्त ने गुरुदत्त की मोहब्बत में और गुरुदत्त की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए गाना तर्क कर दिया। बहरकैफ दोनों की शादी हो गई। आर पार हिट हुई तो गीता दत्त ने फिर से गाना शुरू कर दिया। रफ्ता रफ्ता उनकी कोशिशों में और रिश्तों में तलखियां आने लगी और एक मौका पर उन्होंने खुद को अलग कर लिया। पर गुरुदत्त की आखिरी फिल्म कागज के फूल तक उन्होंने गुरुदत्त के लिए गाने गाए। जब उन्होंने कागज के फूल बनाने का फैसला किया तो उन्हें उनके दोस्तों ने इस फिल्म को शुरू करने से बहुत मना किया, लेकिन गुरुदत्त हर हाल में इस फिल्म को बनाना चाहते थे, जिसमें फिल्म इंडस्ट्री के बेवफा चलन को दिखाया जाना था। कहते हैं कि यह फिल्म गुरुदत्त की जिंदगी की कहानी से भी जुड़ी हुई थी और वो इस फिल्म के जरिया अपनी नाउमीदी, अपनी शिकस्त और अपनी मोहब्बत को और बेचारगी को दिखाना चाहते थे। पर किसे दिखाना चाहते थे? सारी दुनिया से दूर जाना चाहते थे।
पर किसके लिए? उनकी बदलती हुई कैफियत को लोग महसूस तो कर रहे थे, पर असल कहानी का किसी को पता नहीं था। लोग सिर्फ अंदाजे लगा रहे थे। प्यासा में गुरुदत्त का अदाकारी करना भी एक हादसा ही ठहरा कि जब ऐन वक्त पर दिलीप कुमार साहब ने फिल्म करने से इनकार कर दिया, और उनके इनकार के साथ ही मधुबाला और नरगिस जी ने भी मना कर दिया, तो ऐसे में वहीदा रहमान जी सामने आई और एक नई जोड़ी बनी, गुरुदत्त और वहीदा रहमान की। उस जमाने में वहीदा रहमान साहबा की हिंदी बहुत साफ नहीं थी, लेकिन फिर भी वो गुरुदत्त की पहली पसंद बन गई। कोई चोर दिल के दरवाजे से अंदर आ चुका था। कागज के फूल की नाकामी के बाद गीता दत्त जी ने उन्हें डायरेक्शन से ज्यादा एक्टिंग पे ध्यान देने का मशवरा दिया। गुरुदत्त की जिंदगी में गीता जी तो मौजूद थीं, लेकिन अब वो किसी और की भी मौजूदगी को अपने दिल में शिद्दत से महसूस करने लगे थे, क्योंकि वहीदा रहमान के साथ काम करने के दौरान वो एक क्रिएटिव और इंटेलेक्चुअल सुकून महसूस करने लगे थे। अबरार अलवी साहब ने अपनी किताब 10 Years with गुरुदत्त में लिखा है कि गीता दत्त के साथ अब गुरुदत्त का रिश्ता कड़वा हो चला था, जिस कारण वो बड़े परेशान रहते थे। वहीदा के साथ उन्हें एक क्रिएटिव और इंटेलेक्चुअल सुकून मिला और उनका झुकाव वहीदा रहमान की तरफ होता चला गया। दोनों की कुर्बत की खबरें गीता दत्त तक भी पहुंचने लगी। गीता दत्त ने अबरार अलवी से मुलाकात की और उनसे भी अपने रिश्ते को बचाने की गुजारिश की। गीता दत्त की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अब गीता दत्त ने हर वो कोशिश शुरू कर दी कि गुरुदत्त उनकी जिंदगी में वापस आ जाएं, पर अब वो दोनों नदी के दो किनारे बन चुके थे। रिश्ते खराब से खराब तर होते जा रहे थे। एक की जिंदगी में गुरुदत्त जा नहीं पा रहे थे और दूसरे को अपनी जिंदगी में ला नहीं पा रहे थे। उस पर कागज के फूल की नाकामी। अब तो बस शराब में उन्होंने अपना सुकून तलाश करना शुरू कर दिया। उसी में डूबते चले गए। रिश्ते खोने का दर्द और मोहब्बत में न पाने का गम बढ़ता ही चला जा रहा था। उस पे उनका अपनी बेटी से न मिलने दिया जाना एक लावा था जो अंदर ही अंदर उबल रहा था और बाहर निकलने को बेताब था। और 9 अक्टूबर की रात उस फोन कॉल के बाद वो लावा उबल पड़ा, जिसने हर शय को भस्म कर दिया। उन दिनों बहारें फिर भी आएंगी की शूटिंग चल रही थी, पर उनकी जिंदगियों में दोबारा बहारें फिर कभी नहीं आई। 10 अक्टूबर के दिन जब गीता जी के कई बार कॉल करने पे किसी ने फोन नहीं उठाया तो वो परेशान हो गई, और जब ओक रॉयल पहुंची तो दरवाजा तोड़ा गया और ये मंजर सामने था कि गुरुदत्त अपने बिस्तर पे मुर्दा पड़े थे। रात को बेतहाशा शराब के साथ साथ उन्होंने बहुत सारी नींद की गोलियां खाकर खुद को मौत के हवाले कर दिया, और इस तरह हिंदी फिल्म जगत का एक अजीम फनकार हमसे जुदा हो गया। ये थी आज की दुख भरी कहानी। मिलते हैं किसी और कहानी के साथ। हमारे पोस्ट पे अपनी राय जरूर दें और अपने दोस्त जावेद नसीम को अब इजाजत दें। शुभ रात्रि, शब बखैर, खुदा हाफिज, नमस्कार, सत श्री अकाल।